हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जेई मेन वाले क्वेश्चन चल रहे थे, चैप्टर एटम। चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं हम। देखते हैं क्या बोला है इसमें इसने। इन्होंने कहा ए लाइट ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। भाई साहब, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो पहले ऑर्बिट में एनर्जी होती है वो होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें पता है। अब इसके ऊपर मान लो एक लाइट का फोटोन गिर गया, उस फोटोन की जो एनर्जी है वो दे रखी है E बराबर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये कौन से ऑर्बिट में जंप कर जाएगा? तो देखो, हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की जो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है पहले ऑर्बिट में वो 13.6 है माइनस में, और इसे जो फोटोन मिला है वो कितनी एनर्जी का मिला है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, और इसकी टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? पहले से कितनी थी? -13.6, और अब कितनी मिल गई इसको फोटोन से? फोटोन से मिल गई 12.75। तो टोटल कितनी हो गई? माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसको टोटल मिल गई। अब ये जो मतलब ये अब इसकी टोटल हो गई। तो अब आप ये सोचो कि ये एनर्जी कौन से ऑर्बिट की होती है? देखो, पहले पहले ऑर्बिट की एनर्जी होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे अगले वाले की होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे अगले वाले की होती है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उससे नेक्स्ट वाले की होती है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ था? -13.6 में था, और कहाँ पे जाना है उसको? देखो, ये माइनस का 8 पॉइंट वो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले शेल में जाना है। तो n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4। तो ये जो सीधा यहां से 4 वाले में चला जाएगा, 4 वाले में, क्योंकि उसकी एनर्जी कितनी हो चुकी है अब? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी कौन से ऑर्बिट की है? n इज इक्वल टू 4 की है। तो अब यहां से ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन सीधा n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में जंप कर जाता है। अब इसने पूछा है द एटम एब्जॉर्ब्स रेडिएशन एक्साइटेड स्टेट, वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होगा वहां पे? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा अपने से, मतलब फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L बराबर NH/2 पाई। ठीक है बच्चों, तो रखो अब इसकी वैल्यू NH/2 पाई की। तो n तो 4 आ चुका है, तो 4 इंटू H और बटे में 2 पाई। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया। सॉल्व करके 4 से इसको काटा, ऊपर 2 बचा, 2H और बटे में पाई। अब ये एंगुलर मोमेंटम हमको कितना दिया हुआ है? ये दिया है किसके बराबर? ये दिया, देखो, x/पाई इसके बराबर दिया है। तो इसको उठा के इस एंगुलर मोमेंटम को इसके बराबर रख लो, x/पाई और 10⁻⁻17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। अब यहां पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, पाई से पाई कट गया। ये 2 इंटू एच की वैल्यू है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड इक्वल्स टू में x इंटू 10⁻⁻17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड से ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई बच्चों, ये इसके बटे में चला जाएगा,
तो 8.28 इंटू 10⁻⁻15 और बटे 10⁻⁻17। इसको सॉल्व कर लो, ये काटा, नीचे बचा 10⁻⁻2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 828 और 10⁻2 ऊपर चला गया, तो 828 आ गया। यही हमारा आंसर होगा, 828 एक्स की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल आसान था, एंगुलर मोमेंटम पे इस क्वेश्चन था। ये हमको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कितनी एनर्जी होती है, ये रटा हुआ होगा तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, चलो आंसर चेक कर लेता हूं मैं एक बार। सही है, हमारा आंसर करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो सवाल में क्या दिया है, इसमें कहा एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम हैविंग Z is equal to 4 jumps from fourth energy state to second energy state। फोर्थ एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट में जाता है। मतलब देखो, जैसे फोर्थ n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है सीधा, तो आपको पता होना चाहिए जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो फोटोन को इमिट करता है, फोटोन को छोड़ता है। कितनी एनर्जी का फोटोन छोड़ा उसने, बस ये बताना है, यही बताना है कि एनर्जी कितनी रिलीज की उसने इस प्रोसेस में। तो बहुत आसान है, जब N1 से N2 में जाता है या N2 से N1 में जाता है तो उसमें कितनी उसकी वेवलेंथ होती है, उसका फॉर्मूला है 1/λ बराबर RZ² 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास एनर्जी के लिए। अब 1/λ, एक काम कर लेते हैं, हमें लैम्डा नहीं चाहिए, हमें तो उस फोटोन की एनर्जी चाहिए। एनर्जी होती है hc/λ। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में hc से मल्टीप्लाई कर देता हूं लेफ्ट साइड में और hc से मल्टीप्लाई कर देता हूं राइट साइड में। तो देखो इधर भी लेफ्ट साइड में भी hc से मल्टीप्लाई कर दी और राइट साइड में भी hc से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब hc/λ क्या बन गई, एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो उसने छोड़ी होगी, या मतलब ये वो एनर्जी का फोटोन है जो उसने छोड़ा होगा। अब HCr या RCH कुछ भी कह लो, इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो Z कितना है, Z दिया था इसने 4, तो 4 का स्क्वायर 1/N1। N1 4 से 2 में जा रहा है, तो N1 को लिख लो 4 का स्क्वायर और 2। अच्छा देखो, ये जरूरी नहीं कि आप N1 को चाहे 2 ले लो चाहे N1 को 4 ले लो, मर्जी है आपकी। लेकिन इस तरीके से लो कि जो N1 है वो आपका छोटा हो। छोटा क्यों, क्योंकि उससे आपकी जो एनर्जी आएगी वो प्लस में आएगी, या लैम्डा जो आता है वो फिर प्लस में आता है। तो N1 को ले लो आप 2 और N2 को ले लो 4, तो इसको 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अच्छा, अगर सर हमने गलती से उल्टा ले लिया, N1 को तो 4 ले लिया, N2, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना फर्क रहेगा कि आप लोगों की एनर्जी माइनस में आ जाएगी या लैम्डा की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसे प्लस में रखने के लिए हम ये काम करते हैं। अब ये 4 का स्क्वायर हो गया 16। चलो नीचे इसका एलसीएम 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से डिवाइड किया 4 माइनस और ये हो जाएगा आपका 1। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 13.6 इंटू में 4 माइनस 1 रह गया 3। इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये देख लो कितना बैठ रहा है, तो ये 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसमें, आसान सा सवाल था। बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि जब हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता है तो हमेशा फोटोन को छोड़ के आता है। कितनी एनर्जी का फोटोन छोड़ता है तो वो उसके लैम्डा से भी आप निकाल सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाइड्रोजन एटम के ये 3 एनर्जी लेवल दिए हैं, n = 1, n = 2, n = 3 फिगर में।
अब इसमें ट्रांजिशन हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आया है तो देखो ये लाइन बनी है जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, और जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में आया है तो ये वाली लाइन बनी है। तो पहली जो लाइन बनी है, अब इन्होंने ये बोला है कि जो पहली लाइन है, जिसको इसको लाइन 1 बोला गया जहां मैंने एरो घुमाया, और इसको लाइन 2 बोला। जो पहली लाइन है उसमें से जो फोटोन निकला होगा, क्योंकि आपको पता है हायर लेवल से जब लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है तो फोटोन निकलता है, तो जो फोटोन निकला होगा उसकी वेवलेंथ λ1 दे रखी है और दूसरे ट्रांजिशन में λ2 दे रखी है। अब इनका रेशो पूछा है, बहुत आसान है। λ1 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाए 1/λ1 बराबर r। जेड की जरूरत नहीं है क्योंकि जेड की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन के लिए, तो r और 1 बटे, अब आप λ1 निकालने के लिए 3 से 1 में आ रहे हो तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ऐसे ही 1/λ2 निकालोगे तो r इंटू, इस बार 2 से 1 में आ रहे हो तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, λ2/λ1 हो जाएगा, r से r कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 1 माइनस 1/9 और नीचे बचा 1 माइनस 1/4। ऊपर एलसीएम ले लो इसका, 9 माइनस 1 तो 8/9 और बटे में 4 माइनस 1 तो 3/4, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बन चुका है 8 इंटू 4 बटे 3 इंटू 9, ये हो चुका है 32 और बटे में 27। ठीक है, अब ये तो λ2/λ1 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, λ1/λ2 उल्टा कर दो इसको, 27/32। अब λ1/λ2 की वैल्यू x/32 दे रखी, तो नीचे तो देखो 32 है, ऊपर x का काम कौन कर रहा है 27, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो आंसर हो गया बच्चों 27। आसान सवाल बिल्कुल। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इन्होंने कहा द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर्स एटम इज r। देखो किसी भी बोहर्स एटम के अंदर रेडियस का जो फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट की रेडियस का, वो होता है 0.53 और n²/z। ये होता है किसी भी एटम के अंदर। अगर आपको सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा 2। ठीक है, रख दो तो r2 आ जाएगा, ये 0.53 n की जगह रख दिया 2 का स्क्वायर बटे z। z हमें दे नहीं रखा उसने, तो ऐसे ही रखो बस। तो r2 आ गया 0.53 इंटू में 4/z। अब यहां से निकाल दो थर्ड ऑर्बिट। अब ये वैल्यू दे रखी है r के बराबर, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस उसने किसके बराबर दे रखी है r के, तो इसको r के इक्वल रख दिया। चलो ठीक है, अब यहां से थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बतानी है, तो इस बार r3 बतानी है, तो r3 बताने के लिए n की जगह रखना पड़ेगा 3, n की जगह रख दो 3, तो 0.53 इंटू में 3 का स्क्वायर बटे z, तो 0.53 इंटू में 3 का स्क्वायर हो गया 9 और बटे z। अब z की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से निकाल के रख दो। यहां से अगर z की वैल्यू निकालें पहली वाली इक्वेशन से, तो z की वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 0.53 इंटू 4/r। देखो z तो यहां आ जाएगा, r यहां आ जाएगा, z तो r की जगह, r z की जगह, तो ये आ जाएगा। अब z की वैल्यू रख दो यहाँ 0.53 इंटू में 9 और बटे में पूरे के z की जगह रखो 0.53 इंटू में 4 और बटे में z पहुंच जाए, वो सॉरी बटे में r पहुंच जाएगा ऊपर, ये बटे में r था ना, ठीक है ना, ये पहुंच गया ऊपर। अब ये इससे कट गया तो आंसर आ गया 9r/4। 9r/4 अप्रोक्स कितना बैठेगा आपका, तो ये बैठेगा 2.25r। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आसान था यार, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। चलो खैर आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्या बोला है इसने इसमें कहा इफ द बाइंडिंग एनर्जी
ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ओके। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन विल बी। लिथियम आयन के अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है वो बतानी है, और वो एनर्जी इन्होंने ये दे रखी है, तो यहां एक्स की वैल्यू बतानी है। चलो ठीक है, ठीक है। एक काम करो, आप किसी भी स्टेट में बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान कर लो। देखो, ये याद रखो, किसी भी बोहर्स मॉडल वाले एटम के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मान लो पार्टिकल nth ऑर्बिट में घूम रहा है, nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो nth ऑर्बिट में जब घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है En, वो कितनी होती है? माइनस का 13.6 और जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, बोलो। हाँ जी, बिल्कुल यही होता है। अब ये तो होता है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी हुई? उसकी टोटल एनर्जी। अगर आपसे पूछे कोई बाइंडिंग एनर्जी, तो हमें क्या करना पड़ता है? इस टोटल एनर्जी में से माइनस हटा दो। माइनस हटा दिया तो 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। अब ये जो 13.6 दिया है ना, ये इसलिए दिया है, मतलब जो हमने यहाँ यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी 13.6 दे रखी थी, तो वही 13.6 यहाँ इस फॉर्मूले में यूज हुआ है ये। ठीक है, अगर ये थोड़ी बहुत कुछ और दे रखी होती तो हम उसी को यूज करते हैं। मान लो ये 13.5 दे रखी होती तो यहाँ पे हम 13.5 यूज करते हैं। चलो, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस में। चलो, अब मुझसे क्या पूछा है, मतलब हमसे क्या पूछा है कि एक बात बताओ, लिथियम है और उसके सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 3, और लिथियम z की वैल्यू भी क्या होती है? 3। तो यहां से 13.6 z की जगह रख दो 3 का स्क्वायर, क्योंकि लिथियम का z क्या होता है? 3 होता है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की जगह भी 3। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कट गए, तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई 13.6। इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी यही आ गई। इसका मतलब आंसर तो वही 13.6 है, लेकिन 10 की पावर -1 में अगर लिखें तो 136 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं इसको। इसलिए आंसर जो होगा, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? क्योंकि इन्होंने दिए थी, देखो x इंटू में 10 की पावर -1, तो यहाँ पे x का काम कर रहा है 136, तो 136 x की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बिल्कुल आसान है, कतई आसान, कुछ भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए आज के सवाल यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। कंप्लीट आज का काम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, बाकी मिलते हैं कल। ओके।